हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ मास। देखिए बेटा, इसके मास को मेजर करने का तरीका सीखने से पहले हम बात करते हैं कि वास्तव में मास होता क्या है। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिखा, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। कहता है किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर विद्यमान पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, उस बॉडी का मास। यानी कि कितना मैटर किस क्वांटिटी के अंदर उसमें प्रेजेंट है, वो क्वांटिटी ही उसका क्या है, मास। जैसे कि हमने कह दिया कि 1 किलोग्राम चीनी तो 1 kg, यानी कि वो बता रहा है कि इसके अंदर कितनी शुगर प्रेजेंट है, कितना मटेरियल प्रेजेंट है, 1 kg। आपने कहा कि 1 क्विंटल गेहूं, यानी कि वो बता रहा है, वो 1 क्विंटल क्या बता रहा है कि उसके अंदर कितना मटेरियल प्रेजेंट है, या 1 क्विंटल उसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 क्विंटल क्या है उसका मास। जैसे आप अपना कई बार हम बता रहे होते हैं कि आपसे पूछा जाता है नॉर्मली आपका वेट कितना है, हम कहते हैं कि सर 40 kg। वास्तव में केजी नहीं होता, वो वेट नहीं होता, वो मास होता है। ठीक है, कि हमारे शरीर के अंदर कितना मटेरियल उपलब्ध है, 40 kg। ठीक है, तो वो उस मैटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मास क्या करता है, किसी मैटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब बात आती है इसकी टाइप्स की, कि मास को कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इनर्शियल मास, दूसरा है ग्रेविटेशनल मास। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इनर्शियल मास के बारे में। इनर्शियल मास के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। देखिए बेटा, आप 9th क्लास में न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी है कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इनर्शियल मास क्या होता है। तो देखिए बेटा, इनर्शियल मास क्या है। तो हमने लिखा यहाँ पर द मास ऑफ बॉडी विच इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। कहते हैं किसी बॉडी का मास जो उसकी इनर्शिया का मेजरमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल मास। देखिए, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कहता है कि इसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन किया जा सकता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था, F इजिकल टू में मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस मास को मैं इनर्शियल मास कह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है बेटा, अगर मैं इस एक्सेलरेशन को उधर ले जाऊं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mi इजिकल टू में F अपॉन में a, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मैं एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम कर लूं तो इनर्शियल मास किसके इक्वल होगा, उसके फोर्स के बराबर होगा। तो यहां से आपको क्या समझ आया कि जो इनर्शियल मास है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। ठीक है, और किस पे इंडिपेंडेंट या किस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका इनवर्स होता है, एक्सेलरेशन का। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस मोशन को ओपोज करता है। जैसे कि मान लिया आपके पास कोई हैवी सा ट्रंक है, यानी कि कोई बॉक्स है, आप उसको क्या करते हो, धक्का दे रहे होते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि मान लिया आपने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। यानी कि जो फोर्स आप लगा रहे हो, तो वो जो बॉक्स है वो आपके फोर्स का ओपोज कर रहा है, यानी कि अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो उस बॉक्स का जो मास है वो उसके मूवमेंट का विरोध करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है ताकि वो मूव ना कर सके। तो कहने का मतलब क्या है कि इनर्शियल मास किसकी वजह से होता है, एक्सेलरेशन की वजह से, या उस ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से क्या होगा, उसका इनर्शियल मास। यानी कि वो मास जो उसके ऑब्जेक्ट के या अपने किसी ऑब्जेक्ट का वो मास जो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, ओपोज करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर्शियल मास। आपको पता है ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसको मूव कराना इजी नहीं रहता, उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वो मूव कर सके। तो ऑब्वियसली बात है कि उसका इनर्शियल मास भी कितना होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड जो टाइप हमारी, अच्छा फिर हम बात करते हैं कि इनर्शियल मास किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए बेटा, इनर्शियल मास किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप, साइज या उसकी स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये क्या करता है कि उसकी एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ये उसके एक्सेलरेशन की वजह से होता है। ओके, दूसरी बात, इनर्शियल मास के ऊपर ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं होता। इन पॉइंट्स को हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इनर्शियल मास के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, अगर उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट रखा है
अगर उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लिया कोई बॉक्स है, बॉक्स के साथ में कोई दूसरा बॉक्स पड़ा है, तो आप उस बॉक्स को धक्का दे रहे हो, तो उस दूसरे बॉक्स के वजह से या जिस पर तुम धक्का दे रहे हो उसकी वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस की वजह से भी इनर्शियल मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात कहता है कि जो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको पता है कि जो मास है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किस रिलेशन से? m इजिकल टू में एम नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। ओके, अब हम सब पढ़ते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है मास की? ग्रेविटेशनल मास। ओके, द मास ऑफ ए बॉडी विच इज मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। कहते हैं किसी बॉडी का वो मास जो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का मेजरमेंट हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? लटका दिया। किसी से लटका दिया तो उसके ऊपर क्या लग रही है? ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, अगर कोई ज्यादा ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा हाई है, अगर उसको हम लटकाएंगे तो उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि वो अर्थ पर वेट ज्यादा लगाएगा। ठीक है, अर्थ के ऊपर उसका फोर्स ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो उसका क्या है? ग्रेविटेशनल मास। ओके, ग्रेविटेशनल मास को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिफाइन करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? जी इंटू में कैपिटल एम एम जी। ठीक है, हमने लिखा इधर ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास को हम एम जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, एक्सटेंशन टू ग्रेविटी आपको पता है किसके इक्वल होती है? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म की जगह पर अगर मैं क्या लिख दूं? स्मॉल जी, तो क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू में जी इंटू में कैपिटल एम जी। ठीक है, देयरफॉर ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू में एफ अपॉन में जी। ठीक है, ग्रेविटी। तो अब देखिए, जो ग्रेविटेशनल मास है ये फोर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरी बात इनवर्सली किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पर, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर कहीं पर ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी तो वहां पर ग्रेविटेशनल मास क्या होगा? ज्यादा। अगर कहीं पर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल मास क्या होगा? कम। ठीक है, इसी प्रकार ये फोर्स पे डिपेंड कर रही होती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे कि आपको इस रिलेशन से नजर आ रहा है, अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मान ली यूनिट मान लूं, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या मान लूं? यूनिटी, तो उस टाइम पर ग्रेविटेशनल मास किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल होगा। इसलिए हम ग्रेविटेशनल मास को क्या कह सकते हैं? कहता है कि बेटा वो मास, किसी ऑब्जेक्ट का वो मास जो उसकी ग्रेविटी की वजह से होगा। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का वो मास जो ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसका ग्रेविटेशनल मास। ओके, अगर बात करें कि मास को मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर्ड बाई कॉमन बैलेंस, यानी कि किसी फिजिकल बैलेंस से या स्प्रिंग बैलेंस से उसको मेजर किया जा सकता है। अब इनर्शियल मास को तो हम नॉर्मली फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल मास को मेजर किससे किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो, आपको पता है कि अर्थ के ऊपर भी अलग अलग पॉइंट पर ग्रेविटी अलग अलग होती है। वैसे हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि पोल्स पर अलग होती है, इक्वेटर पर अलग होती है, और ज्यादा डिटेल में हम 6th यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्प्रिंग बैलेंस से वहां पर जाके उसके मास को मेजर करेंगे तो पोल्स पर मास की वैल्यू अलग होगी और इक्वेटर पे अलग होगी। ठीक है, लेकिन अगर फिजिकल बैलेंस है, जैसे कि आपकी कोई तराजू है, तराजू से हम उसको वेट करते हैं, तो वहां पर तब दोनों का मास एक मिलेगा। लेकिन अगर स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस पे किसका इफेक्ट होता है? ग्रेविटी का। तो वैसे बात है कि वो ग्रेविटी के हिसाब से उसकी वैल्यूज दिखाएगा, यानी कि पोल पे अलग होगी, इक्वेटर पे अलग होगी। या किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पर भी डिपेंड ये करेगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से किस चीज को मेजर कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल में हम फर्दर यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, देखिए, एक्चुअली बोथ ग्रेविटेशनल एंड इनर्शियल मास बोथ आर इक्विवेलेंट। कहता है वास्तव में ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। कैसे, हाउ, ये हम नेक्स्ट यूनिट्स के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको जितना याद करना वो क्या है कि दोनों चीज वैसे एक दूसरे के इक्विवेलेंट या बराबर ही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है इसे, मेजरमेंट ऑफ वेट। अब वेट को कैसे मेजर करेंगे? तो सबसे पहले बात आती है कि एक्चुअल में वेट होता क्या है। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। कहता है कि वो फोर्स जिसके साथ कोई बॉडी पृथ्वी के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? उस वस्तु का वेट। ठीक है, जैसे कि मान लिया आपसे कह दिया जाए कि आपका वेट कितना है, आप क्या बताएंगे फटाक से? 40 kg। वास्तव में वो आपका मास होता है, वेट नहीं होता। वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। देखिए हमने क्या लिखा, इफ ए बॉडी ऑफ मास एम इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है? एम है, अगर उसको किसी पॉइंट पर रख दिया जाए वह जहां पर एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? जी, तो उसका वेट, आपका वेट, उस ऑब्जेक्ट का वेट वहां पर क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी। अगर जैसे कि मान लिया आपसे कह दिया जाए कि आपका मास कितना है? 40 kg, और एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर हम क्या लेके चलते हैं? 9.8। ठीक है,
तो ये अप्रोक्स 10 कह सकते हो आप इसको, फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी मैं 10 मान लेता हूँ। अगर किसी ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 10 और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 40 kg, तो वेट कितना होगा 400 न्यूटन। ठीक है, वेट की यूनिट भी क्या होती है न्यूटन, यानी कि एक प्रकार का क्या होता है ये फोर्स ही होता है। ठीक है, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस इसको मेजर कर सकते हैं। अब आगे आता है बात बेटा मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को मेजर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम होता क्या है। तो देखो हमने क्या लिखा, वैसे हम ये पहले भी बता चुके हैं, एनी फिनोमेनन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये बात बताइए कि बेटा सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। तो देखिए किन्हीं भी दो घटनाओं के बीच का जो इंटरवल है, किन्हीं भी दो इवेंट्स के बीच का जो इंटरवल है, जैसे कि मान लिया हम कहते हैं कि 11 से 12 के बीच का जो इंटरवल है कितना है 1 आवर का, तो वो वहां पर क्या है उसका टाइम पीरियड या टाइम। तो अगर कहता है कि ऐसा कोई भी फिनोमेना जो अपने आप को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल हम टाइम को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। अब घड़ी की सुइयां भी तो क्या करते हैं बेटा, अपने मोशन को रिपीट कर रही होती हैं बार बार, है ना। घड़ी की सुइयां क्या कर रही हैं, बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहे होते हैं। तो घड़ी की हेल्प से या वॉच की हेल्प से हम टाइम को मेजर कर रहे होते हैं। तो कहता है ऐसा कोई भी फिनोमेना जो अपने आप को बार बार रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा कि एक बार तो थोड़ी देर में 11 से 12 पे सुई पहुंच गई आवर वाली और एक बार बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ऐसा नहीं। वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो सुई 11 पे फिर 12 पे ऐसे पहुंच रही होती है। तो वो क्या है, अपने मोशन को रेगुलर इंटरवल पर क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फिनोमेना जो अपने आप को रेगुलर टाइम इंटरवल पर रिपीट करे, तो उसका इस्तेमाल हम टाइम को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड क्लॉक। नॉर्मली हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं मेजर करने के लिए टाइम, वह क्या होते हैं हमारी क्लॉक। द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स आर एटॉमिक क्लॉक्स। अब वैसे तो क्लॉक्स आपकी बुक्स में बहुत सारी दी गई हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता नहीं है यहाँ से। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। तो कहता है जो सबसे एक्यूरेट क्लॉक आज तक हम बना पाए हैं वो कौन सी है, एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, बाकी सब के अंदर एरर हो सकता है, लेकिन एटॉमिक क्लॉक के अंदर एरर वो सब के कंपेरेटिव नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। एटॉमिक क्लॉक जो है इनके अंदर एरर क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा होता है बाकी क्लॉक से कंपेरेटिव। अब आपकी जो घर के अंदर जो क्लॉक लगी होती है, ये तो सेल डाउन हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई मशीनरी के अंदर, तो ये तो बिल्कुल खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम गलत बता देती हैं। ठीक है, यहाँ तो बहुत बड़ा एरर प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स हमारे पास जो आज तक है वो क्या है, एटॉमिक क्लॉक्स। एन एटॉमिक क्लॉक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट 1 सेकेंड इज द टाइम इन विच, ये देख लेना आप टर्म जो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब। ठीक है, यानी कि 9 अरब और 19 करोड़ 26 लाख 31,777 ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन सीजियम 133 एटम। कहता है कि सीजियम 133 जो एटम है, सीजियम एटम कहता है जितनी देर में 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,777 ट्रांजेक्शन या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। कहता है सीजियम एटम जितने टाइम में इतनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है या ट्रांजेक्शंस प्रोड्यूस करता है, उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहेंगे, 1 सेकेंड। ठीक है, तो बता दिया आपको 1 सेकेंड किसके इक्वल होता है। कहता है सीजियम एटम के अंदर जितनी देर में इतनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहेंगे, 1 सेकेंड। अगर हम बात करें एरर की, तो एन एटॉमिक क्लॉक में प्रोड्यूस एरर ऑफ 1 सेकेंड इन 10⁹ सेकेंड। कहता है कि एटॉमिक क्लॉक के अंदर जो एरर आ सकता है, ठीक है, जो पॉसिबल एरर है वो कितना है कि 10⁹ सेकेंड के अंदर बड़े बामुश्किल 1 सेकेंड का एरर ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर 10⁹ सेकेंड तक 10⁹ सेकेंड तक हम टाइम को मेजर करते रहे, तो बामुश्किल उसके अंदर 1 सेकेंड तक का एरर इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, इसीलिए इनको हम मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक कहते हैं। बाकी जितने भी क्लॉक्स हैं उनके अंदर जो एरर है वो इससे ज्यादा फ्रिक्वेंट है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एरर होते क्या है। नेक्स्ट यूनिट में वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।